बच्चों कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। सभी प्यारे बच्चों का स्टडी फंडा के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं रावत सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सीडीएस 1 के लिए जो 40 डेज का क्रैश कोर्स हमारा चल रहा था उसमें मैथमेटिक्स की आई थिंक ये 5th क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक, 3 या 4 भी बोल सकते हैं इंटरेस्ट में। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो 4 टॉपिक लगभग हम कवर करने वाले हैं। और इन 4 टॉपिक्स में से लगभग 6 से लेके मिनिमम 6 से लेके 10 क्वेश्चन, यानी 10 ही मान के चलो, ज़्यादातर चांसेस है कि 10 ही क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से मिला के आएंगे। दो तीन क्वेश्चन तीनों चैप्टर से आएंगे। तो ये 10 क्वेश्चन हम आज डन करने वाले हैं अगले 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर, है ना। तो सभी प्यारे बच्चे पेन कॉपी लेके बैठिए। और पहले हम क्या करेंगे, एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके PYQ करेंगे। देन फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस का और डिस्काउंट, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट दोनों चैप्टर अलग अलग भी मान सकते हो आप, सेम भी मान सकते हो, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देन इसके PYQ करेंगे। फिर हम इंटरेस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे और देन हम इसके क्या करेंगे, PYQ। तो आपको PYQ से ही आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बहुत मज़ा आने वाला है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने जानने वाले बच्चों को शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में जब भी आप वीडियो को ख़त्म करते हो तो उसके बाद एक फीडबैक मैसेज कमेंट में कर दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ें थी, ये चीज़ अच्छी हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सभी प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे एवरेज टॉपिक को। क्या स्टार्ट करने हैं भले, एवरेज टॉपिक। एवरेज को हिंदी में अगर बात करूँ तो क्या कहते हैं भाई, औसत हम इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। जो एवरेज है ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है ना। डेली लाइफ में इसका बहुत यूज होता है ना। हम कोई भी बात ना एवरेज में करते हैं। अगर मान लो आपने किसी की सैलरी पूछ ली, है ना, सैलरी पूछ ली, तो भैया देख लो सैलरी दुनिया पूछती है, पूछे ना पूछे बट सोचते हैं सब सैलरी के बारे में है। ये अच्छी होनी आपकी बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, जो आपका पोस्ट देख के सैलरी का अंदाज़ा लोग लगा लें, है ना। तो सैलरी कभी भी पूछता है तो वो एक एवरेज सैलरी ही होती है कि हम भाई मंथली बोल देते हैं, है ना। क्या बोल देते हैं कि मंथली मैं 50K, 60K, 70K, 80K कमा रहा हूँ, या 1 लाख कमा रहा हूँ, या 20,000 कमा रहा हूँ, या 30,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। या आप किसी दुकानदार के पास गए, है ना, सिंपल एग्जांपल, दुकानदार के आप पास गए, इस आपने पूछा यार चीनी का रेट क्या है ना, चीनी का रेट क्या है। दुकानदार ने बोला 40, आप समझ गए पर केजी का रेट पूछ रहा है, पर केजी का रेट बता रहा है ना, मतलब 1 केजी का रेट ये बता रहा है। सिंपल सी बात है। तो सारे जो कारनामे हैं, कुछ भी है, कंडीशंस है, सामान है, हम एवरेज में बात करते हैं। आप क्या करते हो, जैसे ही आप कहीं पे भी प्रिपरेशन करने के लिए, आप हॉस्टल में रह रहे हो या किसी रूम लेकर रह रहे हो या घर में ही रह रहे हो, है ना, अपने घर में ही रह रहे हो, तो आपका कुछ मंथली खर्चा होता है ना। मंथली खर्चा होने का मतलब हो गया कि जैसे आप घर से पैसे मांगते हो 10,000 रुपये, है ना, मंथली। तो आप ये नहीं बोलते कि पहले दिन मैं 100 खर्च करता हूँ, फिर मैं कभी 200 खर्च करता हूँ, मैं 50 रुपये खर्च करता हूँ, चौथे दिन मैंने 100 रुपये खर्च करे, 5वें दिन मैंने 50, 6वें दिन मैंने 300 खर्च कर दिए। ये ऐसा नहीं बोलते हो आप बोलते हो तो पापा 10,000 रुपये दे दो, हो जाएगा। अब ये 100-200 आप कब करने हैं, तो ये हिसाब से मान लो आपने 9,000 रुपये मांगे, मान लो आपने क्या मांगे 9,000 रुपये, तो एवरेज जो आपका हो गया ना 30 दिनों का, ये हो जाएगा 300 रुपये पर डे। ये आपका एवरेज है। मान लो आप 9,000 रुपये, सिंपल दोबारा समझो, 9,000 रुपये आप खर्च करते हो एक महीने में। एक महीने मान लो 30 दिन है ना, 30 महीने का दिन है मान लो, तो आप 300 रुपये पर डे मतलब खर्च पा रहे हो। ये पर डे की जो इनकम है, एवरेज पर डे का जो एक्सपेंडिचर है आपका, वही आपको एवरेज बताता है कि यही एवरेज है। यानी एवरेज जो है इक्वली बढ़ता है, मतलब एक इक्वली मान लेते हैं कि डेली का इतना इतना लगभग हमारा खर्चा आता है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि जो एवरेज का फॉर्मूला हुआ वो टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। समझ पा रहे हो आप बात, ठीक है।
यानी अगर मैं बात करूं, आप डायरेक्ट शॉर्ट में कैसे याद रखोगे कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर। क्या याद रखोगे? टोटल अपॉन नंबर। समझ पा रहे हो आप बात? जितने भी नंबर होते हैं, ठीक। और इसकी एक मैपिंग सी याद रखोगे। ये मैपिंग मैं सबको कराता हूँ बच्चों को। मैपिंग का मतलब नंबर एक जगह लिख लोगे आप यहाँ पे मान लो, ठीक है, और एवरेज एक जगह लिखोगे आप, और टोटल आप एक जगह लिखोगे। ये मैपिंग अगर आप सीख गए हर क्वेश्चन में लगाना, तो बेसिक जो तरीका होता है, मतलब जो 70% क्वेश्चन है वो इजीली इस तरीके से हो जाते हैं हमारे मैपिंग करके। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास 4 नंबर है, एक 8 है, 9 है, 12 है, 13 है, और आपके पास ये 4 नंबर है और एक 7 भी देते हैं। ये 4 नंबर, इनका एवरेज पूछा है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसके थ्रू मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचना कि बहुत सारा आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। तो हमने क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका कि आपने ये जोड़ देना है और डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। तो आपने ये जोड़ा, 8 दूनी 16, 17, 17 और 12 29, 29 और 13 42 और 7 42 और 7 49/5 हो गया, ठीक है। 9.8 हो गया, है ना। 49 का 2 गुना 98, 98। अब ये शॉर्टकट तरीका तुम्हें पता ही होगा, 5 का टेबल भी पढ़ सकते हो आप। 5 9 45, 4 5 8 40, ठीक है। 9.8 आ गया। ये 9.8 का ये बेसिक तरीका है। कौन सा तरीका बताया मैंने? बेसिक तरीका, कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो आपके पास था क्या भाई, इसको कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। ये कॉपी नहीं हो पा रहा है भाई, हाँ हो गया, ठीक है। ये नंबर था आपके पास, ठीक है भाई, ये नंबर था आपके पास। अब इनका एवरेज अगर मुझे निकालना है तो डायरेक्ट तरीका देखो, बड़े नंबरों में काम आएगा। अभी तो छोटा है, अभी तो इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ गया तो एज्यूम मीन मान लो आपका 9 है, इसके आसपास ये 10 मान लो आप। क्या मान लो? 10 मान लो। एज्यूम मीन क्या मान लो? 10 मान लो। अब 10 अगर हमने माना, ये मान लो एवरेज माना है मैंने, अभी है नहीं एवरेज, तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे ये कितना कम है भाई, ये 2 कम है। इसको दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आता रहे, ठीक है भाई। ये हो गया, ठीक है। तो ये -2 है, मतलब 2 कम है, ये 1 कम है, 10 से देखना है ना। और ये 2 ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, और ये 3 कम। समझ पा रहे हो आप? अब जो प्लस माइनस आपसे कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल कर दो। जैसे प्लस का 3 -3 कैंसिल हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, -1। तो आप -1 यहाँ पे लिख दो, अपॉन जो भी -1 लिखा आपने उसके अपॉन में टोटल जितने नंबर है 5। तो आप बोलोगे 10 - 0.2 कितना हो जाएगा? 9.8। ये आपका देखो आंसर आ गया सेम से, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, एक और अगर एग्जाम्पल दूं आपको, तो देखेंगे ध्यान से। मान लो आपके पास है 95, है ना, 49 सॉरी 98, 104, ठीक है, 107, ठीक है, 103। ये है आपके पास। आपको आसपास के नंबर दिखेंगे तभी जाके ये मेथड काम का है। बहुत दूर दूर का वैसे क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। तो मान लो आपका एवरेज 100 है यहाँ पे, मान लो एवरेज क्या है 100। तो आपको देखना है भाई ये कितना कम है, 5 कम। ये कितना कम है, -2। ये +4 ज़्यादा है, और ये +7 ज़्यादा है, और ये +3 ज़्यादा है, ठीक है। तीनों ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, 7 और 3 10 और 4 14, 14 तो प्लस के हैं, ठीक है। -5 और 2 7 है, अपॉन टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप लिखोगे 100 + 14 में 7 के 7/5 यानी 0.14, यानी 100.14 आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लो पॉइंट में, इतना बड़ा नंबर है कि पॉइंट में आता तो बहुत दिक्कतें होती सॉल्व करने में। तो ये तरीका आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा रखना है कि एवरेज इक्वल्स टू टोटल अपॉन नंबर। बस जितना भी ये कंडीशन है आपको ये याद रखनी है एवरेज में, ठीक है। समझ पा रहे हो आप बात को? एक चीज आप और याद रखोगे कि जब भी आपके पास, नोट लिख देना, कि जब भी आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो फर्स्ट
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 ही एवरेज होता है, या फिर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो मिडिल नंबर ही एवरेज होता है, मिडिल नंबर ही एवरेज होता है। समझ पा रहे हो बात को? एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है 4 5 6 7 8, ठीक है, तो ये ही एवरेज होगा। और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब 4, लास्ट टर्म मतलब 8, डिवाइड बाय 2, 4 8 12 बाटे 2 कितना हो गया आपके पास? 6 ही हो गया ये भी। तो ये बीच का नंबर है, क्योंकि लेफ्ट में भी 2 नंबर है, राइट में भी 2 नंबर है, इसीलिए कॉन्जिक्यूटिव के केस में आपको हमेशा से याद रखना है कि ये बीच का नंबर ही आपका एवरेज होता है। बाकी चीज़ें हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं कि क्या कॉन्सेप्ट कहाँ पे लगने वाला है। अर्थमेटिक आपको पता ही है कि क्वेश्चन में ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, तो इसके PYQ हम करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया है भाई, इसे करेंगे आप लोग, देखेंगे क्वेश्चन ध्यान से। क्या क्वेश्चन है आपके पास? द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15। अब मीन वर्ड आया है, मीन का मतलब होता है एवरेज। सिंपल सी बात है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 5 नंबर का एवरेज 15 है। इफ 1 मोर नंबर इज द मीन ऑफ द 6 नंबर बिकम्स, इफ 1 नंबर इज इंक्लूडेड होगा यहाँ पे, ठीक है। इफ 1 मोर नंबर इज इंक्लूडेड, इसमें लिख देंगे, प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई है। कहाँ पे? इफ 1 मोर नंबर इज इंक्लूड, द मीन ऑफ 6 नंबर बिकम्स 70। फिर उसका क्या हो जाता है? मीन 17 हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज द इंक्लूडेड नंबर? कितने नंबर इसमें इंक्लूड रहे होंगे? तो मैंने आपको एक मैपिंग बोला था कि नंबर, एवरेज और टोटल आप हमेशा लिखोगे। क्या लिखोगे? नंबर, एवरेज एंड टोटल, ठीक है। तो नंबर, एवरेज एंड टोटल में आपके पास पहले कितने नंबर थे? 5। एवरेज आपके पास कितना हो गया? 15। तो 15 पंजे 75, यानी 5 नंबर्स का जो सम था, 5 नंबर्स का सम था, वो कितना हो गया? 75। अब एक नंबर और आगे तो 6 हो गए। अब इनका एवरेज कितना हो गया भाई? 17, ठीक है। इनका सम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर, है ना, क्योंकि टोटल जो होता है आपका एवरेज इंटू नंबर होता है। तो एवरेज इंटू नंबर यहाँ पे हुआ तो 75 हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा 17 छके 102। कहने का मतलब ये है कि 5 संख्याओं का जो सम है वो था आपके पास 75, एक संख्या बढ़ने पे 102 हो गया, तो इसका डिफरेंस ही 6th नंबर होगा भाई, है ना। क्या होगा? 102 माइनस 75, क्योंकि उसी की वजह से। तो कितना आ गया यहाँ पे आपके पास? 27 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से आप रिपीट करके दोबारा देख सकते हो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो, ठीक है भाई। क्लियर है बात? ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे आप ध्यान से। ABCDEFG be consecutive even numbers and JKLMN be consecutive odd numbers. What is the average of all the numbers? सभी नंबर्स का आपको क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम बेसिक से न करके हमें ये करना चाहिए वैल्यू पुटिंग करके, सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है, ताकि ऑप्शन में भी आसानी से चेक हो सकते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम मान लेते हैं कि A2 है, इवन नंबर है ये, यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। 2 मान लेते हैं, 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। और ये मान लेते हैं ऑड, 1 3 5 7 और 9। बात ठीक है? आपको दिख रहा होगा, इसको येलो कलर से हम लिख लेते हैं बढ़िया से, ताकि आपको क्लियर दिखे। ये 2 मान लिया हमने, ये 4 मान लिया, 6 8 10 12 और 14, ठीक है भाई। और ये मान लिया हमने 1 3 5 7 और 9, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं टोटल का। एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये हो गए, +1
+3 +5 +7 +9 डिवाइडेड बाई 7 और 5 12 नंबर हमारे पास यहाँ पे है। बात ठीक है। ये जोड़ेंगे तो 6 6 12, 6 और 6 12 और 8 20 30 30 32 42 और 14 56 57 58 59 60 5 65 और 7 65 7 72 और 9 81 81/12 आ गया, यानी 12 पंजे 60 12 छक्के 72 9 12 पंजे 60 12 छक्के 72 12 सत्ते 84 और बच्चे 6 12 पंजे 60 6.75 आना चाहिए। अब ए ऑप्शन चेक करेंगे हम। A3 ए का मतलब है आपके पास 2, एन का मतलब आपके पास है 9, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 यानी 9 और 2 11 11 तियाँ 33/2 33/2 तो आपके पास 16.5 है। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। बी चेक करेंगे 5 इंटू एल, एल आपके पास कितना है 5 +7 इंटू डी, डी आपके पास कितना है भाई, डी आपके पास है ये 8, ठीक है, 7 8 56 7 8 अपॉन 4 है ना, तो 7 8 56 और 25 81/56 और 25 81/4, ये भी नहीं आएगा भाई, ये भी गलत हो गया है ना, तो 20 पॉइंट समथिंग है। सी चेक करेंगे, ए का मतलब है 2, बी का मतलब है 4 और एम का मतलब आपके पास है 7 और एन का मतलब 9 डिवाइडेड बाई 4 आ रहा है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 15 16 16 तो ये हो गए, 9 7 16 और 4 20 और 2 22 22/4 मतलब 5 पॉइंट समथिंग, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज ये बहुत लेंदी हो जाता, चेक हमें ऑप्शन से ही करना पड़ता, क्योंकि कई टाइप के यहाँ पे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एवरेज है, ठीक, किसी भी फॉर्म में ऑप्शन हो सकते हैं ना आपके पास, क्योंकि वेरिएबल में था इसीलिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आपके पास, इफ द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 55 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर। आपको बोला था जब भी कॉन्जिक्यूटिव आए तो एवरेज बीच में होता है, तो बीच में 55 है आपके पास। एक ये हो गया, 9 कॉन्जिक्यूटिव हैं, 4 पीछे होंगे 4 आगे, तो 8 ये हो गए और 9वां ये है, समझ पा रहे हो। 9th नंबर ये है, 4 आगे 4 पीछे, कॉन्जिक्यूटिव में बोला है बीच का नंबर ही एवरेज होता है। लार्जेस्ट ये वाला नंबर होगा, यानी 56 57 58 59 59 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा। देख लो कितना आसान है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, समझने में बहुत आसान है भाई, ठीक है। ये ध्यान से, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर मदर अ सन सोनू एंड डॉटर सविता एंड सोनिया इज 96 ईयर। एक तो है फादर आपके पास, मदर है, सन सोनू है, ठीक है, और डॉटर सोनिया है, और प्लस में सविता भी है ना, सविता और सोनिया दोनों है, और इनका टोटल सबका कितना है 96 ईयर, ठीक है, सिंपल है। अब एस से तीनों है, इसीलिए हमने पूरा नाम हमें लिखना पड़ा, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से, फिर क्या बोल रहा है, सोनू इज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। फैमिली में सोनू जो है यंगेस्ट मेंबर यानी सबसे छोटा है। द ईयर सोनू वॉज बोर्न, जिस वर्ष सोनू पैदा हुआ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली वॉज 66 ईयर्स। सोनू 0 रहा होगा, फिर सोनू को छोड़ के चलेंगे हम, है ना, सोनू को छोड़ के ये चीज़ करेंगे, इसका मतलब है कि फादर मदर सोनिया और सविता का सम कितना दे रखा है 66 साल। अब मुझे एक बात बताओ, ये बात चल रही है आपकी जब सोनू पैदा हुआ, व्हेन सोनू वॉज बॉर्न, जब सोनू पैदा हुआ तब की ये कहानी, और ये प्रेजेंट की बात चल रही है, यानी ये पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल सम ऑफ ऑल मेंबर कितना बड़ा है 30 बड़ा है भाई, 6 में से 6 गए 0 और 9 में से 6 गए 3, 30 बड़ा है। तो ये 30 बड़ा है, इसका मतलब 30 में से सब बड़े होंगे। कितने लोग हैं, 5 या 6, 1 2 3 4 5 लोग। सोनू कितने साल का हो गया होगा ये देखना है, तो सारे मेंबर बड़े होंगे 6 साल, ठीक है। सारे मेंबर कितने साल बड़े होंगे 6 साल, यानी सोनू की जो प्रेजेंट एज है
सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो 6 साल होगी। बात ठीक है, ओके, सोनू की एज तो आ गई। ठीक भाई, 0 से लेके 6 बढ़ा होगा तो 6 बढ़ गया होगा। इफ़ द फादर एज नाउ इज 6 टाइम्स ऑफ द सोनूज प्रेजेंट एज, तो फादर की एज जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 के 36, क्योंकि ये इसका 6 गुना है। देन 12 ईयर हैंस, तो 12 साल बाद फादर की एज, 12 साल बाद जो फादर की एज है वो कितनी हो जाएगी, 36 + 12 48 ईयर्स आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ पा रहे हो इतनी सी बात? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या बोल रहा है, देखो, द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए आर 65 एंड दैट ऑफ द सेक्शन बी इज 70। ए और बी दो सेक्शन हैं। पहले वाले सेक्शन में जो एवरेज मार्क्स है वो आपके 65 है और दूसरे वाले सेक्शन में 70 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द बोथ द कंबाइंड आर 67, जब ए कोई क्वांटिटी अलग से गिवन हो, बी कोई क्वांटिटी अलग से गिवन हो, उनका एवरेज गिवन हो, जैसे यहाँ पे 65 गिवन है और इसका आपका 70 गिवन है, और दोनों को मिला के कंबाइंड भी गिवन है, तो आपको लगाना होता है मेथड ऑफ एलिगेशन, आपको याद ही होगा। ठीक है, फिर देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज द सेक्शन ए एंड दैट ऑफ द सेक्शन बी। तो देखो ध्यान से, एलिगेशन लगता कब है, यहाँ पे तो हो गया काम खत्म। 70 में से 67 गए, बचे 30 और 65 टू 32 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। मेथड ऑफ एलिगेशन कब लगता है, जब एक क्वांटिटी हो फिर दूसरी क्वांटिटी हो, यहाँ पे एवरेज परसेंटेज या रेशो हो, यहाँ पे इस वाली क्वांटिटी का एवरेज परसेंटेज रेशो, और यहाँ पे ओवरऑल एवरेज परसेंटेज या रेशो है। फिर इन क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे मान लो ए आता है, और यहाँ पे क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करके मान लो बी आता है, तो Q1 रेशियो Q2 जो होता है आपके पास वो A रेशियो B के बराबर होता है। बात समझ में आई? इसीलिए यहाँ पे मेथड ऑफ एलिगेशन लगाया गया है क्वेश्चन नंबर 30 वाले पोर्शन में। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, तो एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 विद्यार्थी हैं, द एवरेज वेट इज 30। 100 का एवरेज कितना दे रखा है, 30। ठीक है, टोटल स्टूडेंट है उनका 30 है। इफ द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का अलग दे रखा एंड बॉयज़ का 32 अलग दे रखा है, देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। सेम चीज़ें यहाँ पे भी मेथड ऑफ एलिगेशन लग रहा है। देखो, गर्ल्स एक साइड कर देंगे, बॉयज़ एक साइड कर देंगे। गर्ल्स का एवरेज जो है 24 kg गिवन है। कितना kg गिवन है, 24, और बॉयज़ का कितना है, 32। टोटल 100 है, ये बाद में देखेंगे, लेकिन एवरेज टोटल का कितना है आपके पास, 30 kg। अब आप फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, 30 और 32 का डिफरेंस कितना है, 2 का, और 30 और 24 का 6 का डिफरेंस, यानी 2:6 आ गया, यानी 1:3 आ गया। ये 1:3 ना, ये बांटना है कितने में, 100 स्टूडेंट्स में से। तो भाई आपको पूछा है गर्ल्स, तो गर्ल्स का निकालने के लिए 100 लिख देना है, इनटू गर्ल्स का ये वाली साइड का, यानी 1/टोटल 4। ऐसे रेशियो में बांटते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए ये बात। तो 4 कितने बार कट गया, 25, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही जवाब होगा। बहुत आसान है, एलिगेशन मेथड से इजी है करना। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ रेस हैज़ 3 पार्ट्स, एक 3 पार्ट में एक रेस हुई। द स्पीड of time required to complete the individual part for the runner is displayed on the following chart। तो पार्ट 1 है, स्पीड 9 km/h थी, 8 km/h थी, 7.5 km/h, टाइम लगे 50 मिनट, 80 मिनट और 100 मिनट। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द रनर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये ध्यान रखो। देखो, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड अगर निकालना है, अगर, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
क्योंकि डिस्टेंस तो टोटल हो सकता है कि इतने किलोमीटर में टोटल भागा, लेकिन टोटल स्पीड नहीं होती है। बात ध्यान रखना, टोटल स्पीड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। टोटल स्पीड को ही एक तरीके से एवरेज स्पीड बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आप गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और फिर वहाँ से आगे गए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपकी क्या 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको एवरेज निकालना पड़ता है इसका अलग तरीके से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का जो तरीका हो गया वो हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही आपको याद करना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 50 मिनट है, 50 मिनट का मतलब हो गया 50/60। इनको बाई 60 कर देंगे, सबको क्या कर देंगे? बाई 60। आर में चेंज कर लेंगे, कॉम्बिनेशन होना भी सही है, ठीक है। अब आपको निकालना है स्पीड, टाइम है, डिस्टेंस आपको निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहीं पे निकाल लेते हैं डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं डिस्टेंस आपके लिए। डिस्टेंस का ये बना देते हैं हम। तो 9 पंजे 45, 450 अपॉन 60। अपॉन 60 में नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। 8 8 64, 640 अपॉन 60, और ये हो जाएगा आपका 750 अपॉन 60। ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया? आपके डिस्टेंस हो गए अलग अलग, ठीक है। अब एवरेज स्पीड पर टोटल डिस्टेंस जोड़ो। 6 दूनी 12 और एक 1300 और 4 1700, 1850। 1850 आपकी क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई, ठीक है। इसे ढंग से आप एक बार जोड़ देना। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं इजी तरीके से। 700 और 4 1100 और 600, 600 1700, 1700, 1800, 1840। हमने कितना लिखा है? 1850। तो ये सही कर लेते हैं, 1840, ठीक है। 1840 अपॉन 60 भी, ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अपॉन टोटल टाइम कितना है भाई? टोटल टाइम देखो भाई, टोटल टाइम जोड़ना है हमें। टोटल टाइम ये वाला होगा भाई, ठीक है। टोटल टाइम इसको जोड़ना चाहेंगे तो नीचे तो 60 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 180, 200, 180 प्लस 50 यानी 230। कितना आ जाएगा? 230, ठीक है भाई। तो ये आपका आ गया आपका एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस में फिर से बता रहा हूँ, ये जोड़ा है, और टोटल टाइम ये मैंने जोड़ा है, ठीक है। 60 नहीं हटाया, ये देखो इस वजह से नहीं हटाया। कैलकुलेशन लास्ट में कर लेनी चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, और 23 × 8, 23 8 होता है 140, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई सभी के? बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया भाई, ये तो बहुत इजी है। देखो, द एवरेज ऑफ 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x। 50 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है जिनका एवरेज कितना है भाई? x है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखेंगे ध्यान से, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज व्हेन द नेक्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूड। जब भी कभी कितने भी नंबर अगर जोड़ दिए जाते हैं अगले, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर थे, इनका नंबर एवरेज ए था मान लो, और अगर इसमें 10 नंबर और इंक्लूड कर दें तो इसका हाफ ही एवरेज बढ़ जाता है, यानी a+5 आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरेज आपके पास कितना है? एक्स। अगले कितने नेक्स्ट 4 नंबर अगर जोड़े तो एवरेज 2 बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं। देखो, अगर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज कितना है? 3। अगर मैं 2 नंबर और जोड़ दे 6 और 7 तो एवरेज कितना होगा? 4। तो भाई 2 नंबर जोड़े तो एक ही बढ़ना चाहिए ना। जितने भी एक्स्ट्रा नंबर जुड़ते हैं आगे के, ठीक नेक्स्ट के, तो फिर उसका आधा एवरेज बढ़ जाता है, यानी x+2 एकदम करेक्ट आंसर आपका होगा। बात ठीक है? सभी को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप इसे करेंगे ध्यान से और फिर इसको समझ के आंसर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वीडियो को देखेंगे। आप देखेंगे ध्यान से। राधा एंड रानी आर सिस्टर्स। राधा और रानी क्या है? सिस्टर है। 5 years बैक द एज ऑफ राधा वॉज 3 times दैट ऑफ रानी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि राधा है, राधा
और रानी। इसका मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक बताने का टाइम अब नहीं रहा है, ठीक है। बेसिक क्लास तो जब चलती है तो बिल्कुल जीरो वाले बच्चों के लिए चलती है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो बच्चे हमें देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम इसी 16 को है। नेक्स्ट का जो सोचेंगे उनके लिए हम डिटेल में चीज़ें तैयार करेंगे, ठीक है। राधा और रानी कब की बात बोल रहा है? 5 साल पहले। 5 साल पहले राधा रानी की 3 गुनी थी। राधा रानी की कितनी थी? 3 गुनी थी। तो मान लो रानी 1 है तो ये 3 होगी, सीधी सी बात है, सिंपल एंड क्लियर कट बात है, ठीक है ना। 3 गुनी थी, ठीक। अब क्या बोल रहा है? बट 1 ईयर बैक, 1 साल पहले। 1 साल पहले कितनी थी? 2 टाइम्स। तो ये 1 मान लो 1 साल पहले, ये 2 टाइम्स। ये रेशियो का पार्ट है, ऐसा मत सोच रहे हैं कि ये भी 1 है ये भी 1 है कुछ साल बाद, नहीं, ये रेशियो का पार्ट है, ये भी रेशियो का पार्ट है, इसलिए सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास कि x निकालना। x निकालना मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई रखा? 5 साल पहले की एज हम निकाल सकते हैं x के तरीके से। कैसे निकालोगे? लास्ट रेशियो जितना भी है 2:1 का, इसका डिफरेंस कितना है? 1 है, ठीक है। जितने साल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको लोगे, ये 5 साल पहले की कहानी है, ये 1 साल पहले की कहानी है, तो गैप जो हो जाएगा इस रेशियो और इस रेशियो का, वो हो जाएगा आपका कितना? 4 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 साल इंटू 4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 ईयर का गैप। ध्यान से समझना है ये क्वेश्चन, ठीक है। अपॉन में आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, डिफरेंस लिखना है, मॉड लगा देना है, तो 4 आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो राधा और रानी है, राधा और रानी है, 4 तियाँ 12 साल की हो जाएगी राधा, और ये आपके 4 एकम 4 साल की। लेकिन पूछा क्या है आपसे? डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस के लिए आप डायरेक्ट बोलो कितना का डिफरेंस हो गया? 8 साल का, ठीक है। अब यहाँ पे नई चीज़ आपको क्या मिली कि 2 लोगों की एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। 2 लोगों की एज का डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता। मतलब क्या है इस बात का? मतलब इस बात का ये है कि भाई मैं अगर किसी से 5 साल बड़ा हूँ तो हमेशा उस पर्सन से मैं 5 साल बड़ा ही रहूँगा। तो हमारे बीच का गैप कितना हो गया? 5 ही हो गया ना। तो ये 5 साल पहले का गैप है, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में भी यही गैप होगा 8 साल का, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है। क्लियर है? अगर ये वाला शॉर्टकट आपको समझ नहीं आया है तो आप वापस से बैक जाइए वीडियो में और उसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो? इन अ क्लासरूम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 3:4। गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो दे रखा वो आ रखा दे रखा आपको 3:4, ठीक है, 3:4, ठीक है। The average height of the student is 4.6 feet. Average height of the boys in the class is 4.8 feet. What is the average age of the girls in the class? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पे भी एक बहुत बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरे स्टूडेंट्स का ये एलिगेशन से अगर मैं करना चाहूँ तो बॉयज़ को अलग करता हूँ, गर्ल्स को अलग करता हूँ। देखो गर्ल्स पहले है फिर बॉयज़ है। गर्ल्स का कितना है? 3.4, ठीक है। सॉरी दोनों का ही 3.4 है, 3.34 का रेशियो है, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास, पूरी क्लास का, तो यहाँ पे तो एवरेज लिखूंगा मैं आपका गर्ल्स का, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बॉयज़ का, और यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगा आपका कितना? 4.6 है, ठीक है। गर्ल्स का यहाँ लिखूंगा, बॉयज़ का यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन बॉयज़ का गिवन है आपके पास 4.8 और आपको पूछा है गर्ल्स का एवरेज बताओ, ठीक है। यहाँ पे एक तरीका तो ये कि इसको x मान के एलिगेशन लगा दो, लेकिन दूसरा तरीका ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे जो ये ऑल ओवर जो एवरेज होता है ना, ये क्या होता है आपका? ये बैलेंस करता है दोनों साइड के एवरेज को। समझ पा रहे हो बात को? तो आप यहाँ पे देखो कि ये भाई कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 0.2 ज़्यादा है, लेकिन 4 में ज़्यादा है इंटू 2, ठीक है, यानी 0.4 ज़्यादा है। समझ पा रहे हो?
ठीक है, 0.2 ज़्यादा है किस में, 4 में, इंटू 4, अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ ये इंटू क्या करना है, हमें 4 करना है भाई। 0. तो एक में ना 4 नंबर में कितने ज़्यादा है, 0.4 इंटू 4 यानी 0.8 ज़्यादा है। अगर ये 0.8 यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ से ये क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो 0.8 कम करना पड़ेगा, लेकिन 3 नंबर भी यहाँ डिवाइड बाय 3 कर दोगे, यानी आपके पास ये सॉल्व करने के लिए आएगा 0.3 2 जा 6 और 20 हुआ तो 3 छके 18, 0.26। इधर यहाँ पे ये ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम, ये ज़्यादा था ये कम करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 4.6 माइनस 0.26, ठीक है, 0.26 आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अलग से भी इसे कर सकते हो कि 4.6 और 0.26 इस तरीके से कर सकते हो। 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे 5 में से 2 गए 3 और यहाँ बचे आपके पास 4.34। अब यहाँ पे अजीब गरीब ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं तो मैच करना पड़ेगा हमें। लेस देन 4.2 नहीं, 4.2 से ज़्यादा है, ये तो गलत हो गया। 4.2 फीट से मोर है और 4.3 से ज़्यादा है, नहीं ये भी नहीं है। 4.3 से ज़्यादा है, हाँ 4.34 है, 4.4 से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सारे क्या हैं, गलत है, ठीक है। तो ये रही आपकी कहानी एवरेज के चैप्टर्स की, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है और देखा है कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं या बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालोगे आप, क्या हेडिंग डालोगे भाई नेक्स्ट चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट चैप्टर की आप हेडिंग डालोगे, ठीक है। जब भी आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ोगे तो आप एज अ दुकानदार सोचोगे कि आप हो दुकानदार, ठीक है, और इसी के हिसाब से आप सोचोगे। तो एक दुकानदार क्या क्या सोच सकता है, सबसे पहले दुकानदार करता क्या क्या है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो प्रॉफिट एंड लॉस चीज़ें होती है, इस वजह से इस चैप्टर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। साथ में हम इसका नाम एंड डिस्काउंट भी लिख लेते हैं, डिस्काउंट भी हम यहीं पढ़ने वाले हैं, छूट, समझ पा रहे हो, बट्टा भी इसे हिंदी में बोलते हैं भाई, बट्टा का मतलब छूट हो, ठीक है। तो दुकानदार सबसे पहले क्या करता है, चीज़ों को एनालाइज करके सब प्लानिंग करता है और फिर चीज़ों को खरीदता है मतलब कॉस्ट प्राइस का यूज़ होना है, ठीक है, जिसके हिंदी में हम सीपी बोलते हैं, सॉरी शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, इसी सामान को फिर वो बेचता है जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, और हिंदी में इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। अब खरीदेगा बेचेगा तो इसे प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले ये सामान में एक चीज और रखता है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस बोलो या फिर लिस्ट प्राइस बोलो आप इसे, मतलब कि जो टैग पे लिखा रहता है अंकित मूल्य, ठीक है। मतलब कि कोई भी दुकानदार, एक मैपिंग वर्ड याद रखना इसमें, मैपिंग वर्ड मतलब मैपिंग याद रखना कि सीपी, एमपी और एसपी, ये चीज याद रखना आप, कि खरीदेगा उस पर कुछ टैग पे लिखेगा और फिर बेच देगा। ये जो सीपी वाली चीज़ है ना, ये ग्राहक को पता नहीं चलती है, ग्राहक को सिर्फ एमपी पता है कि भाई 599 की कोई चीज़ है और इसे ये कुछ डिस्काउंट करके मुझे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मेनली नोट करके याद रखनी है, क्या, कि प्रॉफिट और लॉस अकर इन सीपी ऑलवेज। एक एक्सेप्शन यहां पे याद रखना, जब तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए, मतलब क्वेश्चन में हो सकता है ना कि एसपी में कराओ, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, हमेशा सीपी में ही होती है, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्काउंट
अकर इन एमपी, मार्क प्राइस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ यही कि जब तक बोला ना जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सीपीएसपी के थ्रू जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो कैसे आता है? सिंपल सी चीज़ है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर कोई चीज़ आपने खरीदी मान लो 50 रुपए की, है ना, और इसे बेच दिया तुमने कितने रुपए में? 70 रुपये। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट हो गया, ये तो फ़ायदा हो गया। प्रॉफिट बोलो या गेन बोलो। ठीक है, आप बोलोगे कितना गेन हो गया? 20 का गेन। ये 20 एक्चुअल में आया कैसे? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट जो है हमने 70 में से 50 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट हो गया आपका एसपी से सीपी माइनस कर दिया। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पहले ये सिर्फ प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, अभी परसेंटेज की बात नहीं करी मैंने, प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला। दूसरा, अगर सीपी मान लो 70 है और एसपी मान लो 50 है, तो नुकसान हो गया, सीधी सी बात है। तो आप बोलोगे कि सर लॉस हो गया। ठीक है, कितने का लॉस हो गया? आप बोलोगे सर सॉरी एक मिनट, ये मैंने सेम ही लिख दिया, सीपी एसपी सेम लिख दिया, ये 50 लिख दो, एसपी 50, कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। नुकसान हो गया कितने का? 20 का नुकसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि लॉस हमेशा आपने क्या करा? सीपी से एसपी माइनस करा, पॉजिटिव वैल्यू निकलनी चाहिए ना, तो आप बोलोगे सीपी माइनस एसपी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत यूज इसका होता है। इतनी सी बात ठीक है, क्लियर है। अब अगर बात करूँ प्रॉफिट परसेंट, तो ये हमेशा सीपी में होता है। अभी ऊपर बोला गया अगर इन सीपी ऑलवेज, है ना, इनटू 100 लिखते हैं तो ऊपर तो प्रॉफिट ही आएगा। ऊपर क्या आएगा? प्रॉफिट। सिंपल सी बात है भाई। प्रॉफिट सीपी में होने का मतलब है सीपी डिनोमिनेटर में आएगी, या लॉस होने का मतलब अगर लॉस परसेंट भी आप निकालना चाहो तो आप बोलोगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो लॉस परसेंट आ गया। ठीक है, तीसरी चीज आपकी डिस्काउंट जो था, डिस्काउंट होता क्या है भाई? डिस्काउंट पहले इधर लिख लेते हैं। डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एमपी जितनी भी होगी एसपी मतलब बेचा जितने में होगा वो छूट हो गई। सीधी सी बात है, आपको अगर 500 का सामान 400 मिल रहा है तो 100 रुपये की छूट हो गई ना, तो ये एमपी था, ये एसपी था। बहुत सिंपल सी चीज़ है, क्लियर है इतनी सी बात? चलो बहुत बढ़िया। तो डिस्काउंट परसेंट हमेशा किस में? एमपी पे निकलता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ये समझनी है। ठीक है, इससे अलावा अगर मान लो आपको सीपी दे रखी और आपको एसपी निकालनी, एक नोट पहले लिख दोगे कि सीपी जो है 100% मानते हैं अगर शॉर्टकट से करेंगे। ठीक है, 100% मानते हैं अगर शॉर्टकट से करेंगे, फ्रैक्शन से मांगेंगे तो 1 मानेंगे। ठीक है, और एसपी कुछ भी हो सकती है। एसपी अगर गेन हुआ मान लो तो 100 से प्लस होगी, है ना, परसेंटेज में 100% से प्लस होगी, और अगर लॉस होगा तो फिर 100 से माइनस होगी, जितना भी लॉस या गेन हो रहा होगा। समझ पा रहे हो आप बात को? सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और एसपी का फॉर्मूला अगर बोलूँ तो सीपी इंटू 100 से प्लस आर या माइनस आर अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से अगर मुझे सीपी निकालना है तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आर। ठीक है, हालांकि इनका यूज़ हम नहीं करेंगे, ये बहुत सारे तरीके हैं, परसेंटेज का तरीका है, बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, बात करें थोड़ा और थ्योरी की, तो यहाँ पे डिस्काउंट में आपको थ्योरी याद रखनी है। ठीक है, क्या याद रखनी है डिस्काउंट में? थ्योरी देखना ध्यान से। डिस्काउंट 2 टाइप का होता है भाई, एक होता है फ्लैट डिस्काउंट, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। एक होता है आपका सक्सेसिव डिस्काउंट। फ्लैट मतलब सीधा, सक्सेसिव मतलब क्रमागत छूट। ठीक है, सीधा और ये क्रमागत। ठीक है, सीधा का मतलब कहीं पे आपको लिखा है 50% ऑफ। पहले हम कुछ एमपी ले लेते हैं, मान लो एमपी किसी चीज़ की 100 रुपये, सेम चीज़ की एमपी यहाँ पे भी 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके बोर्ड में लिखा हुआ है शोरूम के बाहर 50% ऑफ, तो आप बोलोगे सर एसपी जो हो जाएगी
इसका 50% की छूट, मतलब 50 रुपये की छूट, तो कितने में बेच रहा होगा? 50 रुपये में बेच रहा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 50% ऑफ का मतलब 50 रुपीज़ हो गया एक तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 30% एंड 20% ऑफ, दो लिखे यहाँ पे, 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो आप बोलोगे पहले जो चीज़ मिल रही होगी 100 का 30% 30, तो 70 रुपये में मिल रही होगी एसपी, लेकिन फिर से 20% का ऑफ, पहले मैंने 30% की निकाली, फिर से 20% का ऑफ, इसका 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 दूनी 14। तो आप बोलोगे कि एसपी एक्चुअल में 14 की छूट यहाँ से मिलेगी, तो 60 56 56 रुपीज़ में मिल रही हो। तो जो चीज़ सिंगल डिस्काउंट में, फ्लैट का मतलब एक तरीके से एक फ्लैट छूट में अगर 50 रुपये की मिल रही, वही सेम चीज़ 56 रुपये की मिल रही है। समझ पा रहे हो बात को? तो आप बोल सकते हो कि एक ग्राहक के लिए तो फ्लैट छूट सही रहती है, लेकिन एक जो दुकानदार है उसके लिए क्रमागत छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट सही रहता है दुकानदार के लिए। समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ध्यान रखनी है। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स थे तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब शॉर्टकट जो तरीके हैं वो आपको पता चलेंगे जब हम PYQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसको करने की कोशिश आपको करनी है। ऐसे नहीं कि एकदम एक सेंटेंस पढ़ा, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद उसे एनालाइज करके फिर शॉर्टकट तरीके तभी तुम्हारे दिमाग में आएंगे, ऐसे शॉर्टकट तरीके दिमाग में नहीं आएंगे। तो देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्ड अ वॉच 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। एंड देन गिव अ डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले क्या करा? दुकानदार ने सामान खरीदा। ठीक है, मतलब CP कुछ होगी, उसके बाद 40%, मार्क्ड मतलब 80 नहीं, मार्क्ड मतलब इसको मार्क प्राइस इसका 40% ज़्यादा रखा CP से। हमेशा जब भी ज़्यादा रखेगा तो CP से ही ज़्यादा रखेगा, सीधी सी बात है। कोई जितने में खरीदेगा उतने में क्यों बेचेगा? तो मार्क प्राइस इसने 40% ज़्यादा रखा, फिर जब ज़्यादा रख दिया उसके बाद इसने 10% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब क्या है देखेंगे ध्यान से। तो पहले खरीदा, मान लो खरीद उसकी 100 रुपये थी, मान लो खरीद उसकी कितनी थी? 100 रुपये थी। अब MP इसने क्या कर दिया? MP रखी इसकी 40% ज़्यादा रखी, तो 100 का 40% 40 यानी 140 रख रहा होगा ये। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। जब तक फ्रैक्शन मेथड की जरूरत ना पड़े तब तक आप 100 इसी से काम चलाओगे, इजी होता है। ठीक है, अब बोल रहा है छूट दी इसने इसको 10% की छूट दी। भाई अब छूट देगा तो 10% की छूट का मतलब किसी वैल्यू का 10% वहाँ से एक पॉइंट लगा देना है उस वैल्यू पे, तो इस पे पॉइंट लगेगा तो 14 बचेगा। कितना आ गया? 14 की छूट देगा, इसका मतलब 126 रुपये में बेचेगा, ये इसकी SP हो गई। बात ठीक है भाई, 140 रुपये की चीज़ 14 रुपये की छूट मिल रही है, तो माइनस कर देंगे 140 से 14 बचे 126, वही क्या होगी? SP होगी। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, इसने अब क्या बोला है देखेंगे ध्यान से। इसे यहाँ पे 26% का फायदा हो गया। गेन और लॉस किस में होता है? गेन और लॉस हमेशा किस में होता है? CP में होता है। तो आप बताओ 100 से लेके 126 अगर मिले तो 26% का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। 26% का प्रॉफिट हो गया। समझ पा रहे हो आप बात को? 26% का अगर प्रॉफिट हो गया, अब इसने क्या बोला है? ठीक है, ही मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 468 रुपये। 468 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ आफ्टर पेइंग अ टैक्स ऑफ 10% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जो उसे प्रॉफिट हुआ है, एंड में जो उसे प्रॉफिट मिला है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब जो CP और SP का डिफरेंस है। ठीक है, उसका 10% इसने टैक्स दिया। अब इस 26% में से इसका 10% टैक्स दिया, तो इस 26 का 10% कितना होगा भाई? 2.6% क्या दे दिया इसने? 2.6 इसने क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, जो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है जो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट इसका हो गया 26 में से 2 को 24, 23.4% प्रॉफिट हो गया इसका नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट आपको बोल रहा है 468 रुपये, 468 रुपये कह रहा है। बात समझ में आई?
अब आप इसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा पॉइंट हटा के यहाँ पे जीरो लगा दोगे, ठीक है। 234 का 2 गुना 468 हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 की वैल्यू आपसे पूछी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 20 के साथ 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आई सभी के? तो नेट प्रॉफिट का मतलब टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। इन रिस्पेक्ट टू अ बिल ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 का कोई बिल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट 36% एंड 4%। मतलब 40% की छूट एक अलग है और एक मतलब ये फ्लैट छूट है ना, और दूसरा एक सक्सेसिव छूट आपको गिवन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर, ठीक है। सक्सेसिव में 36% एंड 4%, आपको इन इसको कंबाइंड करके देखो, और ये 40% तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट देखें। अब सिंगल छूट निकालने का तरीका, अगर दो वैल्यूज आपके पास हो, दो अगर हो, तो अगर मान लो एक x% की छूट है, एक y% की छूट है, तो आप निकालते हो -x -y माइनस प्लस XY/100। ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। बात ठीक है भाई? बात समझ में आई है? तो आप बोलोगे माइनस क्यों करा है? क्योंकि छूट है, छूट तो डिक्रीज करके ही होती है ना, हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस तो प्लस माइनस हो सकता है प्रॉफिट और लॉस में, लेकिन छूट हमेशा नेगेटिव में ही रहेगी, क्योंकि माइनस ही होती है छूट तो, ठीक है। तो आप बोलोगे माइनस का 36 माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 × 4/100। बात ठीक है? तो ये -40 तो है ही, और ये हो जाएगा आपका 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 में 2 पॉइंट लग जाएंगे 1.44। भाई ये आ गया, और ये 40% है। इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करूं मैं, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो डिफरेंस परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 1.44% आपका क्या है? डिफरेंस है। अब ये चीज़ तो आपको एक बात क्लियर समझ में आ ही रही होगी, जब आप खुद ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ नहीं लिखोगे, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखोगे। आपको ये बात पता है कि अगर डायरेक्ट करना होगा तो ये चीज़ आप जल्दी में निकाल पाओगे, इजीली विदिन 5 सेकंड ये निकाल लो। अब ये आपको पता चल गया, वैल्यू आपको पता है, तो आपका जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 10,000 का 1.44% का मतलब डिवाइड बाय 2 जीरो और लगाएंगे, 10,000 से 10,000 कैंसिल, 144 रुपये आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब होगा। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को क्या? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फॉल्स वेट, दस गेन 20%। क्या हुआ? एक बेईमान दुकानदार था, उसने बोला कि यार मैं कॉस्ट प्राइस में तुम्हें सामान दे रहा हूँ, लेकिन एक गलत वजन का इस्तेमाल किया और फिर 20% का उसको फ़ायदा हो गया। मतलब कि हो सकता है ना, वो आपने देखा होगा टीवी में ऐड आता है कि नीचे चुंबक लगा देते हैं, या फिर पहले आटा गीला कर दिया या फिर चीनी गीली कर दी, उससे वेट अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो बेईमानी होती है। तो ये बोल रहा है फॉर अ किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ही यूजेस अ वेट ऑफ, कितना वेट इसने यूज़ करा होगा 1 किलोग्राम की जगह, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम सिंपल सी बात बोल देते हैं कि 1 kg मतलब होता है 1000 ग्राम। इसमें इसे 20% का फ़ायदा हुआ, तो इतने 20% का इसने यूज़ किया होगा गड़बड़, समझ रहे हो? यानी 200 ग्राम की गड़बड़ इसने करी होगी। ये गड़बड़ी इसने कर दी 200 ग्राम की गड़बड़ी करी होगी। इसका मतलब ये जो फॉल्स वेट इसने यूज़ किया वो होगा 1000 ग्राम से माइनस 200 ग्राम हो जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 800 ग्राम, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम यहाँ पे क्या है आपके पास? सही जवाब है। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन साड़ी वॉज परचेज फॉर 564 आफ्टर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो ध्यान देंगे, पहली कंडीशन पहली साड़ी, दूसरी साड़ी ये आपके पास, ठीक है। आप मुझे बताओ, पहली साड़ी परचेज करी 564 रुपये में, तो MP 100% होती है, आप सभी जानते हैं।
तो 94% में खरीदी होगी, है ना। CP 90% खरीदी है ना भाई, दुकानदार भी तो पहले खरीदता है ना। तो 94% में खरीदी होगी, अगर 6% का डिस्काउंट में खरीदी तो 94% की वैल्यू जो हो जाएगी 564 हो जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपको ये कैंसिल आउट करना है, तो वो भी मैं सिखा देता हूँ कि 1% की वैल्यू अगर ये पूरा कट रहा होगा इससे, तो ये यूनिट नंबर चेक करना है। या फिर आप देखो ये 600 के आसपास है, 6 से देखो ये कितना कम है, 100 से 6 कम है, 6 से 36 कम करोगे तो 600 से 36 कम हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 से पूरा पूरा कट जा रहा है। तो 1% की वैल्यू 6 हो गई, तो MP होगी यहाँ पे 100%। भाई MP यहाँ पे 100% होगी ना। अगर छूट के बाद कुछ खरीदी है तो 100% MP रही होगी, तो कितना हो गया, ये 600 हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में CP आपकी होगी, देखेंगे ध्यान से, अनदर साड़ी वॉज परचेज फॉर 396 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1%, यानी 99% की वैल्यू 396 है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 100% यानी MP की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 400। बात ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। टेकिंग बोथ द आइटम्स एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन में अगर इनको मान के चलना है तो टोटल MP देखो आप, टोटल MP आप बोलोगे 600 + 400 1000 रुपये, ठीक है। और टोटल आप देखो CP, तो आप बोलोगे CP, ये दोनों जोड़ देंगे 564 + 396 जोड़ो आप, तो 5 और 3 8, 900 आपके पास 960 हो गया। कितना हो गया, 960। अब आप बोल रहा है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट पूछना है ओवरऑल, तो डिस्काउंट कितना है, 40 का डिस्काउंट है, किस में, 1000 में, इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 1 जीरो, 4% आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर B सही जवाब होगा। इतनी सी बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो आपका MP है वो CP से 10% ज़्यादा है। ही गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, तो 10% ही है, तो 100 ही लेना ज़्यादा बेटर है। मान लो CP आपके पास कितनी है, 100 है, तो MP आपकी 10% हायर रेट बोल रहा है, इसका मतलब 110 रखनी पड़ेगी। और मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट मतलब 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और यहाँ पे माइनस करके कितना आ जाएगा, 99, यानी 99 आपकी क्या होगी, SP होगी। 99 क्या होगी, SP होगी। इन दिस काइंड ऑफ सेल्स हाउ मच % डज द ट्रेडर गेन और लॉस, कितना लॉस या गेन हो रहा है, कितना %, है ना। तो CP से गेन और लॉस देखा जाता है, तो कितने का नुकसान हो गया, 1 का नुकसान हो गया, किस में, CP में, इंटू 100 करके करेंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका कितना हो गया, लॉस % आप बोलोगे कितना, यानी 1% लॉस आप बोलोगे। ऑप्शन नंबर C एकदम सही जवाब आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 136 एंड गॉट 15% लॉस। अब आप सभी जानते हैं कि CP किसी भी आर्टिकल की कितनी होती है, 100 होती है, या 100% में इसे बोलो, ठीक है। अब 15% नुकसान पे बेचेगा, तो SP की जो कंडीशन होगी, SP कितना होगा, 85% होगा। SP कितना होगा, 85% होगा, और 85% की वैल्यू ये बोल रहा है कि 136 रुपये में बेचा। बात ठीक है भाई, 136 रुपये में बेचा। अब देखना ध्यान से, ही सोल्ड इट फॉर X रुपीज़, अगर इसे वो X रुपये में बेचता तो उसे 15 रुपये का फ़ायदा होता, गेन होता, ठीक है। इसका मतलब 115% की वैल्यू X होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 115% की वैल्यू निकालें। जब भी आपको 85 दिखे तो 17 का टेबल याद आना चाहिए, 17 पंजे 85, 17 अट्ठे 136, 5 की वैल्यू 8 है, तो इसको 5 की वैल्यू 8 है, तो 115 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू 23 कर लेंगे। 23 पंजे 115 होता है, इंटू 23, तो 115% की जो वैल्यू हो जाएगी आपको 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, यानी 184 X की वैल्यू होनी चाहिए। X की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, यहाँ भी 115% की वैल्यू है, ये 115% की X है, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 184। अब ऑप्शन थोड़ा अजीब व गरीब तरीके से दे रखे हैं, समझते हैं। तो
मतलब 10 के टेबल में दे रखे हैं कि 180 से 190 के बीच में रहा होगा ये, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 10 के हिसाब से इसने दे रखा कि 190 से 200 के बीच में, या 180 से 190, या 170 से 180 के बीच में, या 160 से 170 के बीच में। तो 184 है, तो 180 से 190 के बीच में इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अ मैन बाइज अ टेलीविजन सेट विच इज लिस्ट फॉर 5,000 रुपीज़ एट 10% डिस्काउंट। तो लिस्ट करी हुई है, मतलब MP आर्टिकल की कितनी है, 5,000 रुपये। ठीक है, इससे 10% डिस्काउंट पे सबसे पहले बाई किया, यानी CP जो हो जाएगी 10% का मतलब हो गया 500, इसका मतलब 4500 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, 4500 रुपये में खरीदी होगी। अब ये क्या बोल रहा है, ही गेट्स एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 2%। ठीक है, डिस्काउंट, फिर से इसे 2% डिस्काउंट मिला। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट के बाद, इसका मतलब 2% और छूट मिलेगी। तो 4500 का 1%, 45 हुआ 2% कितना होगा, 90 रुपये होगा। ठीक है, तो 90 रुपये होगा। तो व्हाट डज द एक्चुअली पेज फॉर द सेट, तो फिर भाई इसकी जो CP रही होगी, कितना पे करा होगा, CP रही होगी इसकी कितनी, 4500 में से 90 माइनस के 4410, यानी ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, टू लॉट्स ऑफ अनियंस विथ इक्वल क्वांटिटी। ठीक है, वन कोस्टिंग ₹10 पर kg एंड द अदर कोस्टिंग 15 पर kg। ठीक है, दो अलग अलग हैं 10 पर kg के हिसाब से और 15 पर kg के हिसाब से, 8 मिक्स टुगेदर, और इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, फिर बोल रहा है और बेच दिया 15 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। तो मान लो 1 kg के हिसाब से अगर मैंने ये लिया है अगर, तो फिर ये मैं मान के चलूँगा कि 10 रुपये इसमें खर्च हुए पहले वाले में 1 kg के हिसाब से, और 15 रुपये दूसरे kg में खर्च हुए। ये CP मुझे पड़ी। अब मैंने 15 के हिसाब से बेचा, तो 15 + 15 2 kg हो गए थे। तो 30 रुपये के बेचे, 25 रुपये के खरीदे। आप बोलोगे 5 रुपये का गेन हो गया 25 में, इंटू 100। ठीक है, तो 25 चौको 100, 5 चौको 20% प्रॉफिट यहाँ पे हो गया, 20% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राम बाइज 4 चेयर्स एंड 9 स्टूल्स, कितने में, 1340 में। 4 चेयर खरीदे इसने और 9 स्टूल खरीदे। ठीक है, तो इसको 1350 रुपये के, 1340 रुपये के इसे ये पड़े। ठीक है, इफ़ ही सेल्स, उसने सेल किए चेयर्स एट 10%, क्या बोल रहा है, चेयर्स एट 10% प्रॉफिट। तो चेयर में 10% का प्रॉफिट इसे मिला। तो 4 चेयर में 10% का प्रॉफिट, तो ये हो गया भाई। ठीक है, और स्टूल में 20% प्रॉफिट, 9 स्टूल में 20% का प्रॉफिट, ये 20 हो गया। ठीक है, ही अर्न अ टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट दोनों को मिला के उसको कितना है, 188 रुपये। ठीक है, 188 रुपये इसे कितना मिला है, टोटल प्रॉफिट मिला है। अब दोनों इक्वेशनों को सिंपली सॉल्व करके ये आंसर आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये 2 0 एलसीएम लेके इधर भेज देते हैं भाई। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ये कॉमन लेके यहाँ कैंसिल आउट किया जा सकता है। ठीक है, और 2 2 दूनी 4 हो गया, और चलो 2 दूनी 4 ये छोड़ो, ये हम छोड़ देते हैं। या फिर हाँ ठीक है, ये भी सही रहेगा कि 2 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 यहाँ पे 2 9 18, 2 चौको 8। ठीक है, यानी 2C + 9 स्टूल इक्वल्स टू 94, यानी 940 रुपये। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2C + 9S की वैल्यू लिख सकते हैं हम 1340 - 4C इक्वल्स टू 940। ठीक है, तो यहाँ पे -2C की वैल्यू हो जाएगी -400, तो C की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 200। आपसे पूछा क्या है भाई,
सी की वैल्यू 200 आ गई। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड ही पे फॉर द चेयर्स। चेयर कितनी है, 4, तो 4 चेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 रुपये आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी ढंग से आप कर सकते हो। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का हम करने वाले हैं, उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है भाई, तो इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6%, एक आर्टिकल को 6% ज़्यादा में बेचा इंस्टेड ऑफ 6% लॉस। कोई भी आर्टिकल 100% का होता है, तो ये बोल रहा है 6% गेन में बेचा, यानी 106% में, और किसके जगह, 6% लॉस की जगह, यानी 94% लॉस। तो इसे सेलर को 6 रुपये ज़्यादा मिले, तो भाई 6 रुपये ज़्यादा मिले, इतना परसेंट ज़्यादा मिलेंगे, यानी 12% ज़्यादा मिले होंगे, तो 6 रुपये के बराबर होगा। बहुत सीधी सी बात है। वैसे भी आपको 6 मिले अगर लॉस और गेन, तो 12 जोड़ दिया करो डायरेक्ट, उतने परसेंट की वैल्यू एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, तो ये 12% की वैल्यू 6, 2% की वैल्यू हो जाएगी 1, और आपको चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है, तो 100% की वैल्यू के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रुपये आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो, बिना किसी देरी किए हुए कि आपको भी जल्दी जल्दी बढ़िया डाटा, बेहतरीन डाटा मिलता रहे, तो बिना किसी देरी किए अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के साथ ही सारे बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। इंटरेस्ट होता क्या है ये पहले देख लेते हैं। अब जो भी चीज़ आप इंटरेस्ट जिसके भी बारे में सोच लो, अगर मान लो सिंपल सोचा जाए तो इंटरेस्ट होता है एक हर जाना। हर जाना का मतलब समझ पा रहे हो आप, जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें कुछ पैसे दूं उधार में, तो क्यों दूं, तो वो क्यों जो वर्ड आया है वो वजह है कि भाई मैं तुम्हें तब दूंगा कि तुम मुझे उसके बदले कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दो। अब ब्याज की फॉर्म में आप कुछ मुझे चीज़ दे दो, है ना, या फिर डायरेक्ट पैसे दे दो। तो डायरेक्ट पैसों का जब यूज़ हुआ डायरेक्ट इसके लिए, तो हमें ये चीज़ आने लगी। अब हुआ क्या, यहाँ से दो टाइप के सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीज़ कैसे हमारे लिए आई। ठीक है, ये बता देता हूँ मैं तुम्हें कैसे इन चीज़ों की शुरुआत हुई। जैसे मान लो आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, और आपको बोला कि भाई 5% पड़ेगा इंटरेस्ट 1 साल का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर साल आपको 5-5 रुपये देने हैं। हर साल आपको क्या करना है, 5-5 रुपये देने हैं, और वो 100 रुपये जब तक आप लौटाओगे नहीं तब तक। ठीक, अगर आप क्या करते हो, ठीक अगले साल में आप 5 रुपये उसे नहीं देते हो, ठीक 1 साल बाद उसे 5 रुपये नहीं देते हो, तब आपकी कंडीशन में 105 रुपये आप पर उधारी है। अब तो ये चीज़ जब आप उधारी वापस नहीं किया जिसने जब स्टार्टिंग में, तब कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत हुई कि भाई जो 5 रुपये इंटरेस्ट था उसका भी अब तुम इंटरेस्ट दो, तुम क्यों टाइम पे पैसा लौटाते नहीं हो। समझ पा रहे हो बात को। इसका मतलब क्या कंडीशन है कि पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ता है, और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पड़ना, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पड़ना कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। समझ पा रहे हो आप बात को। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं इन दोनों चैप्टर में, वो कौन कौन से टर्म्स हैं। सबसे पहले बात करूं कि आपका कोई भी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन यूज होगा आपका। ठीक है, मूलधन में आपका रेट परसेंट ब्याज दर जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम का यूज इसमें होता है। ठीक है, समय का यूज इसमें होता है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें यूज होगा, या अमाउंट यूज होगा। अमाउंट का मतलब, अब देखो, प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने उधार लिया। ठीक है, SICI मतलब जो चीज़ एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको देना पड़ रहा है
प्रिंसिपल से अलावा। तो भाई अमाउंट जो हो गया वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी कि जो अमाउंट होता है मिश्रधन होता है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये बात आपको दोनों कंडीशन में याद रखनी है, चाहे SI हो चाहे CI हो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले की, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ होने वाले फॉर्मूलों की। अब भाई एक बात मुझे बताओ, आपके पास प्रिंसिपल है, कुछ रेट % पे आपने इसने उधार पे पैसे दिए। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने 100 रुपये उधार दिए 5% के हिसाब से, तो भाई 100 × 5% तो पड़ेगा 1 साल के लिए। तो ये चीज़ कैसे आई भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल, देखो यहाँ 100 क्या है, प्रिंसिपल है, R% इंटू R% इंटू ये 1 साल क्या है, टाइम। तो ये ही आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिसे आप बोलते हो, ये परसेंटेज के साथ डिनोमिनेटर में ले जाके बोलते हो PRT/100। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतनी सी बात आपको याद रखनी, ठीक है। दूसरा, नोट करके एक चीज़ लिखो जो बच्चों को चीज़ें पता नहीं होती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट % जो होता है वो वन टाइम का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 होता है। ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग आप चेक कर लेना ना, इसमें बार बार कन्फ्यूजन ही रहता है मेरे को भी, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, ठीक है। अब वन टाइम का इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में हेल्प करेगा। आप सिंपल सी एक बात बताओ, 100 रुपये से 110 रुपये हुआ अगर 1 साल में, तो आप 10% ही तो बोलोगे बढ़ेगी, यानी 10/100 इंटू 100, जैसे परसेंटेज करते हैं वैसे ही आएगा, है ना। अब अगर मान लो कि 2 साल में बढ़े ऐसे, तो आप डिवाइड बाई 2 कर देते हो, वैसे ही ये 1 टाइम का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ डिवाइड करने पर 1 टाइम का ही इंटरेस्ट आ जाएगा। अब 1 साल का मैंने नहीं बोला, हो सकता है 6 महीने के हिसाब से चल रहा हो इंटरेस्ट, हो सकता है साल भर के हिसाब से चल रहा होगा। तो इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। ये वाला तरीका भी होता है बट ये थोड़ी लेंदी होता है, ये आसान तरीका हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट में निकालने के लिए, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो आप बात को। अब अगर बात करूं अमाउंट की अगर बात करूं तो ये मैंने पहले भी बताया आपको कि अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक, बहुत बड़ी बात है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बात करूं तो क्या याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में CI इक्वल्स टू तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही होगा, है ना। और ऊपर SI में भी ऐसे ही होगा कि SI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, आप लिख सकते हो, ये तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। और अमाउंट जो होगा यहाँ पे वो होगा प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T या N, जो भी होगा, समझ पा रहे हो, ये एनुअली चलेगा, मतलब सालाना का है ये। अगर मान लो हाफ ईयरली के बारे में बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, टाइम 2 गुना हो जाएगा। 4 टाइम्स बोले, अगर 1 साल में 4 बार के लिए बोले, क्वार्टरली बोले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो, 1 साल में 4 बार पढ़ने का मतलब ये होता है, ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा, इफेक्ट रेट % या नेट रेट %, ठीक है। नेट रेट % के लिए आप क्या करोगे, आप यूज करोगे x + y + xy/100, ठीक है, x + y + xy/100 आप बोलोगे। कैसे नेट % मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि 2 इंटरेस्ट आपके पास है, जैसे 5% है और ये 2 बारी के लिए पढ़ने जा रहा है, 2 बारी के लिए मतलब 2 साल के लिए, तो आप बोलोगे 5 + 5 + 5 × 5/100, ये एक साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट नेट इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 10.25% हो जाएगा। मतलब बोलने का ये है, अगर आपको बोले कि भाई 100 रुपये है कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए हैं और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो 2 साल का आप इंटरेस्ट बताओ, तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T ये लगाना है, आप डायरेक्ट 10.25% उसका निकाल सकते हो इस वाले तरीके से। समझ पा रहे हो आप बात को, इस वाले तरीके से आप उसे डायरेक्ट निकाल सकते हो इजीली।
अब ये बेसिक तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आई थिंक पता ही होगा। नहीं पता है तो बड़ी दिक्कत की बात है कि क्योंकि अब टाइम इतना नहीं रहा है कि आपको बेसिक सीखने की ज़रूरत होगी। ये तो हल्का मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चंस का सिलसिला करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश आप लोग करोगे, ठीक है। एट व्हाट परसेंट एनएम पर एनएम पर एनएम होगा ये, कैलकुलेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर्स। 100 से 200 हो जाना या 500 से 1000 हो जाना, है ना, अगर और 1 से 2 हो जाना। तो जब भी कभी कोई चीज़ डबल हो जाती है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की वैल्यू सेम हो जाएगी। बात ठीक है। अरे भाई देखो 100 अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, और 100 ही रुपये अगर ऐसा ही होगा तो ही तो 200 हुआ अमाउंट, 100 से 200 हो जाना। समझ पा रहे हो बात को? तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको जब भी कभी एक डबल हो जाता है अमाउंट, ठीक है, समझ पा रहे हो आप? ठीक, तो अब ध्यान देंगे कि भाई आपको तो पता ही है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 होगा भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे इसको भी x ले लो, ये भी x हो जाएगा, r को r ही ले लेते हैं, इनटू टाइम को 10 है अपॉन 100। x 1 टाइम कट गया, ये 10 टाइम कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आपका करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अजीब व गरीब शॉर्टकट लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राम हैड 2 लाख, part of which he lent 15% per annum and rest at 12% per annum, ठीक है, 15% पर एनएम और 12% अलग अलग दो पार्ट्स में, ठीक है। ईयरली इंटरेस्ट वॉज दिस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये मेथड ऑफ एलिगेशन से इजीली हो जाएगा। पहला पार्ट 15% पे, दूसरा पार्ट 12% पे, ओवरऑल परसेंटेज हमें चाहिए। तो आपके पास 2 लाख रुपये, प्रिंसिपल कितना था? 2 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं लाख में, ठीक है। और इंटरेस्ट यहाँ से जो मिला है वो मिला है आपका कितना? 27600, 2,76,000, है ना, 2,76,000 27,600 है ना। तो यहाँ पे जो ओवरऑल परसेंटेज है, ओवरऑल परसेंटेज है यानी इंटरेस्ट का, वो 27600 अपॉन 2 लाख इंटू 100 होगा, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, और 2 धाम और 2 2 3 6, 1 2 8 16, 13.8% आ गया। तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा 13.8%। ओवरऑल बीच में आता है, आपको बताया था मैंने, एलिगेशन कई बार हो चुका है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.8, और ये माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.2, ठीक है। रेशियो बनाओगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18, 6 2 12, 3:2 रेशियो में बंटेगा 2 लाख रुपये। तो 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी, टोटल है ना 5 8, 2 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। और 15% वाला पूछा है तो लेफ्ट साइड वाला पूछा है 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 चौको 20, 1 2 3 4 जीरो, और 3 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 120 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, यानी 1,20,000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है, इस तरीके से करना। अगर आप बेसिक से करते हो तो बहुत लेंदी ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? एन अमाउंट ऑफ x रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनएम फॉर 3 ईयर्स बिकम y, देन y रेशियो x आपसे पूछ रहा है। हुआ क्या है? x जो है आपका प्रिंसिपल है और ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 साल में अमाउंट यानी y बन गया। तो भाई ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 की पावर टाइम होता है। अमाउंट y है, ये x दे रखा है आपको, 1 प्लस 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम 3 है। जब तक सिंपल तरीके से ही आसान है, कैलकुलेटिव नहीं बन पा रहा है, तो तब तक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो y अपॉन x नीचे भेज देंगे इसे, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 1 6, 6/5
5 का होल क्यूब 6 का 216 होता है और 5 का 125, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल तरीका है, बेसिक तरीका है, शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं तब तक शॉर्टकट नहीं बताता हूँ जब तक ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन तो 10-15 सेकंड में हो जाना है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसको थोड़ा जरा हम व्यवस्थित कर देते हैं। ओके, ओके। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है, कंपाउंडेंट एनुअली। ठीक है भाई, कंपाउंडेंट कंपाउंड एनुअल नहीं है, 1 मिनट, हाफ ईयरली है। ठीक है, देन द प्रिंसिपल ऑफ 400 रुपीज़ इन, देन द प्रिंसिपल ऑफ 400 रुपीज़ इन 3/2 ईयर्स विल बी अमाउंट टू। मतलब हो क्या रहा है, अमाउंट का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n या t होता है। ठीक है, जब ये हाफ ईयरली होगा तो ये r/2 हो जाएगा और टाइम 2 गुना हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगेगा, देखो प्रिंसिपल आपके पास कितना है भाई, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, 400 है, 1+r आधा हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 से 5 हो जाएगा अपॉन 100, टाइम 3/2 था तो 2 गुना हो जाएगा तो 3 बचेगा। समझ पा रहे हो आप बात को? बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब देखो आपका नॉलेज यहाँ पे काम आने वाला है। 5 20 बार कट गया, 21/20 का होल क्यूब आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 21 का क्यूब 30 तक याद करने हैं, बताया था आपको। ठीक है, और स्क्वायर भी क्यूब 30 तक याद करने हैं आपको, स्क्वायर तो 50 तक याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। तो 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है आपके पास, ये तो बहुत सिंपल है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 0 लगा दो। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप, ये 2 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 20 ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो 2 से आप कैंसिल आउट इसे कर दो, 2 धाम 20, 2 चौको 8, 1 2 छके 12, 2 3 6, ये हो गया। और आपके पास हो जाएगा आपके पास 0.5। ठीक है, और 1 0 शिफ्ट हो जाएगा, 46.05 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और वो सिंपल इंटरेस्ट का है तो आप लिख दो, प्रिंसिपल लिख दो, ठीक है, अमाउंट लिख दो, सिंपल इंटरेस्ट लिख दो और टाइम लिख दो। ठीक है, इसने क्या बोला है, देखोगे ध्यान से, क्या बोला है इसने कि सम ऑफ मनी लेंट आउट ऑन सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ। ट्रिपल मतलब x रुपये 3x हो जाते हैं अमाउंट में। ठीक है, टाइम लग रहा है 15 साल 6 महीने, 15 साल 6 महीने लग रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ x से 3x हुआ तो 2x इंटरेस्ट हो गया, सिंपल सी चीज़ है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई इन हाउ मेनी ईयर्स स्टिल इट बी डबल्ड, कितने सालों में डबल हो रही होगी ये, तो x का 2x चाहिए हमें। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है साहब कितना होना चाहिए, x ही इंटरेस्ट होना चाहिए। अब एक बात सुनो, अगर इंटरेस्ट 1 साल का जो इंटरेस्ट है 100 रुपये मिल रहा है, तो आप बताओ 3 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 300, या 5 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 500। तो जितना गुना टाइम होता है उतना ही गुना इंटरेस्ट भी होता है। अगर इंटरेस्ट हाफ हो रहा है तो टाइम भी हाफ हो जाएगा। तो 15 साल का आधा 7.5 यानी 7 साल 6 महीने, और 7 साल 6 महीने में इसका आधा और जुड़ेगा तो 7 साल 9 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने बोला, 15 का आधा 7.5 और 7 साल 6 महीने मतलब, और 7 साल 6 महीने में 3 महीने और, तो 7 साल 9 महीने। कैलकुलेशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं करना है, लेंदी हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sum which amounts to 364.80 in 8 years at 3.5% simple interest per annum is, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 3.5%। ठीक है,
तो 8 साल का कितना हो जाएगा भाई, 3.5 इंटू 8%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल होगा। 8 पंजे 40 पॉइंट लग जाएगा, 8 या 24 और 4 28%। 28% इंटरेस्ट पड़ा। 28% का मतलब परसेंटेज में होता है 7/25। 7/25, ठीक है। 7/25 इसका मतलब ये प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट होता है। तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों को मिला के अमाउंट बन गया, ठीक है, दे रखा है अमाउंट आपको। इसका मतलब 25 और 7 32 की जो वैल्यू आपको गिवन है ये है 36,4.8, ठीक है। आपको चाहिए प्रिंसिपल यानी 25 की वैल्यू, तो ये 25 चाहिए आपको इसकी जगह, तो 32 नीचे चल गया और 25 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बस इसको आपको सॉल्व करना है। ये पॉइंट हटा के 10 लगा दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है। और ये आपके पास है 2 से काट दो 18, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। और ये आपका 4 अठे 32 हो गया, 4 चौको 16, 2 4 पंजे 20, 2 4 छके 24, 8 से कंप्लीट कट रहा है क्या, 8 पंजे 40, 5 8 सते 56, और 25 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 57 इंटू 5, 5 सते 35, 5 पंजे 25 और 3 28, 285, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो भाई देखो शॉर्टकट भी हमने लगाया, फिर भी कैलकुलेशन आपको पता होनी ही चाहिए, कब बड़ा छोटा टेबल आ जाए पता नहीं लगता है, तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 5 years, इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम सम बिकम्स 6 टाइम्स सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था प्रिंसिपल, अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम लिखना है, ठीक है भाई। तो ये क्या बोल रहा है देखेंगे ध्यान से, सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, तो एक्स का 3x कितने सालों में, 5 साल। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो गया, 2x हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में, द सेम सम, उसी सम को, बिकम्स 6 टाइम्स, 6 गुना, तो कितना है 5, ठीक है। 5x इंटरेस्ट हो गया। अब मैंने आपको बोला था जितना गुना इंटरेस्ट होगा उतना ही गुना टाइम भी होगा, तो ये 2.5 टाइम्स है भाई, 2 गुना का 0.5 है 5, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे या फिर 5/2 करके आप बता सकते हो, तो 2.5 इसमें करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2.5 12.5, 12.5 आपके साल लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान है, ईजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट भी इतना टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 0.125 टाइम्स कितने समय में होगी, किसकी, प्रिंसिपल की। तो ये अगर x है तो ये 0.125x होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 लगा देते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 0.125x ये हो जाएगा, और ये x इंटू आर आपको दे रखा 10 इंटू टाइम आपको निकालना है अपॉन 100, बहुत आसान है, ईजी है। ये अपॉन 1000 कर लो, 3 0 लग जाएंगे, आपको पता ही है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, और ये आपका x भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टाइम हो जाएगा, ये फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में, तो 100 कम 100 और बचा 25, यानी 1/4 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। A sum of 10,000 rupees is deposited for 1 year at the rate of interest 10% compound, half yearly है, what will be the interest at the end of 1 year। तो 10,000 पे इंटरेस्ट पढ़ना है, ठीक है। कितना पढ़ना है, तो नेट इंटरेस्ट यहाँ पे निकालो हाफ ईयरली के हिसाब से, एक साल का 10% है, तो हाफ ईयरली के हिसाब से 5% होगा। तो आपका बताया भी था 5 + 5 नेट हो जाएगा 5 × 5/100, यानी 10.25% आपको निकालना है डायरेक्टली, तो ईजी हो जाएगा। तो 10.25%, ठीक है, निकलेगा। ये हो जाएगा आपका, ये 2 0, ये पूरा ही कैंसिल, 1025 आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप
ने ये वीडियो में साथ दिया, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि रिवाइज किस तरीके से हमें करना है। ठीक है ना। जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको 10-10 क्वेश्चन लेके स्टॉप वॉच लगा के उसका टाइम ड्यूरेशन देखना चाहिए कि मैं कितने मिनट में कितने क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है। बाकी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप अपना फीडबैक ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तब अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय हिंद।